हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ का इंट्रोडक्शन देखा। उससे पहले हमने ये जाना था कि C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें हमने बेसिक सिंटेक्स, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, एरेज, स्ट्रक्चर्स पढ़ते हुए, फंक्शंस पढ़ते हुए हमने C++ स्टार्ट किया था। हमने C++ के इंट्रोडक्शन में ये जाना था कि C++ सुपरसेट है C का। दैट मीन्स सी की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो सी प्लस प्लस में इंक्लूडेड हैं, और जितनी भी सी प्लस प्लस के कीवर्ड्स हैं वो भी हम आगे जाकर जानेंगे कि वो कितने ज्यादा सी से मिलते हैं या सिमिलैरिटीज हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस, और उसके बाद जानेंगे कि सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला फीचर हम सी प्लस प्लस का जानेंगे, जो कि है सिंपल। सिंपल होने का मतलब क्या हुआ? जब हमने सी लैंग्वेज पढ़ी थी उस टाइम पे मैंने फीचर्स में बताया था कि सी इज ऑल्सो सिंपल स्मॉल लैंग्वेज। यहाँ सी प्लस प्लस में भी मैं बता रही हूँ कि सी प्लस प्लस भी एक सिंपल लैंग्वेज है, और उसके पीछे रीजन क्या है कि ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाते हैं। दैट मीन्स हमारे जो एक प्रोग्राम है, एक प्रॉब्लम है, उसे छोटे 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 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये इस तरीके से जो हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होता है उसे सॉल्व करना काफी सिंपल हो जाता है। और जो इसकी लाइब्रेरी है, फंक्शंस हैं, डेटा टाइप्स है, वो बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, इस कारण और ये ज्यादा सिंपल हो जाती है। सेकेंड जो फीचर है हमारे पास वो है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होते हैं जो क्रिएट होते हैं क्लास के साथ में। हम क्लास के लिए यूज करते हैं उन्हें, और इसका हम सेपरेट वीडियो समझेंगे हमारे C++ के टाइम पर जब हम आगे प्रोग्राम्स बनाते जाएंगे। सो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के थ्रू हम अगर बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन का मतलब जाने तो ये है कि जो हमारा यूजफुल डेटा है, जो हमारे यूजर को देखना चाहिए उतना ही डेटा हम दिखाते हैं, बाकी हम हाइड कर देते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन को हम हाइड कर देते हैं। तो ये होता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। तीसरा जो हमारा फीचर है वो है पोर्टेबल। पोर्टेबल होने का मतलब क्या हुआ है? एक हमने जब हमने लो लेवल लैंग्वेज समझी थी उस टाइम पर हमने एक लैंग्वेज देखी थी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज भी। इन दोनों के साथ ही हमें क्या प्रॉब्लम थी कि जिस डिवाइस पर, जिस कंप्यूटर पर हम बना रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, वो सिर्फ उसी कंप्यूटर के लिए रन होगा। अगर हमें सेम एडिशन ऑफ टू नंबर्स हमें बनाना है दूसरे कंप्यूटर पर, तो हम सेम कोड को यूज नहीं कर सकते हैं। हमें उस कंप्यूटर का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखते हुए पूरा कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं C++, जो कि है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कोड रहता है वो काफी क्लोज रहता है नेचुरल लैंग्वेज के, ह्यूमन लैंग्वेज के। उस कोड को हम कंपाइल करते हैं और कंपाइल करके हम ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। तो इसीलिए जो हमारा C++ का कोड होता है वो हम किसी भी कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ इट्स हार्डवेयर या कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमें जानकारी ना भी हो तो भी हम उसे रन कर सकते हैं। बस जो हमें बेसिक कंपाइलर चाहिए उसे कंपाइल करने के लिए वो उसमें होना चाहिए। तो ये हमारा इसका फीचर है C++ का कि C++ के प्रोग्राम्स पोर्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ऑल्दो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है लेकिन इसे हम मिड लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। और उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जो हमारा C++ है उसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों के ही फीचर्स इंक्लूडेड रहते हैं, इसी कारण उसको हम मिड लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और इस लैंग्वेज के थ्रू हम सिस्टम एप्लीकेशंस बना पाते हैं, कर्नल बना पाते हैं, जैसे कि ड्राइवर बना पाते हैं। तो इसीलिए ये एज लो लेवल लैंग्वेज भी प्ले करता है और हाई लेवल लैंग्वेज भी प्ले करता है, इसलिए हम इसको मिड लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। अब ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम हमारा जो प्रोग्राम है उसे
छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। उन्हें डिवाइड करके हम अलग अलग डेवलपर्स को दे सकते हैं। वो अपने अपने पार्ट्स को जब कंप्लीट करेंगे, उन प्रोग्राम्स को कंप्लीट करेंगे, वापस कंबाइन करके हम एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इससे जो हमारे प्रोग्राम की या हमारे प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटी होती है वो बहुत स्पीड अप हो जाती है और ऑप्टिमाइज्ड हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है फीचर्स में वो है रिच लाइब्रेरी। रिच लाइब्रेरी का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पर C++ में जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं वो इतने ज़्यादा हैं और हमारी डेवलपमेंट इसी कारण बहुत ज़्यादा फास्ट हो पाती है। आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे इन लाइब्रेरी में जो बिल्ट इन हमारी हेडर फाइल्स होती हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल होती है, मैथ स्ट्रीम होती है, और हमारे पास जितने भी हेडर फाइल्स होती हैं, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, उनके कारण ही हमारा जो प्रोग्राम होता है वो फास्ट हो पाता है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट जो टेक्निक्स होती है हमारे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हम कंस्ट्रक्टर्स का यूज करते हैं, डिस्ट्रक्टर्स का यूज करते हैं, रन टाइम पर एलोकेट करते हैं, मेमोरी डी एलोकेट करते हैं। ये सभी चीजें हम समझेंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स को बनाते टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो इस कारण हमारा ये जो फीचर होता है C++ लैंग्वेज का, इस कारण हमारा जो मेमोरी जो होती है उसका मैनेजमेंट ईजी हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्विक कंपाइलेशन। अब अगर हमारी फॉर एग्जांपल C++ लैंग्वेज इंटरप्रेटर का यूज करती तो वो लाइन वाइज हमारे एक एक लाइन को, एक एक स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करती और फिर उसमें एरर होता वो शो करती। लेकिन जो कंपाइलर होता है वो कंप्लीट एक प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल कर लेता है और उसके बाद वो आपको वहां पे एरर्स शो करता है, और अगर उसमें हमारे पास एरर्स होते हैं तो वो हम सॉल्व करते हैं और फिर उसको रन कर पाते हैं। अगर एरर्स नहीं होते हैं तो हम उसे रन कर पाते हैं। इस कारण हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है C++ का और इवन C का भी, वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है पॉइंटर्स। इसे हमने C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी पढ़ा है। इसकी फंक्शनैलिटी हमारे C++ में भी यूज होती है, जिसके कारण हम मेमोरी कम यूज कर पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको C के टाइम पे बताया था, पॉइंटर्स का एक बेसिक मेमोरी होता है वो 2 बाइट्स के होते हैं। इसके अलावा किसी भी टाइप के वो वेरिएबल को पॉइंट कर रहे होंगे, फ्लोट वेरिएबल, इंट वेरिएबल, कैर वेरिएबल, डबल वेरिएबल, लेकिन उनका जो मेमोरी रहेगा वो 2 बाइट्स का रहेगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली हमारे मेमोरी से इंटरेक्ट कर पाते हैं पॉइंटर्स के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास जो रहता है फीचर वो रहता है रिकर्शन का। रिकर्शन का मतलब होता है कि जब एक फंक्शन के अंदर हम उसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो कहलाता है हमारा रिकर्शन। अब रिकर्शन की वजह से हम हमारे C++ के कोड को बार बार रीयूज कर पाते हैं। हमें बार बार नया कोड नहीं लिखना पड़ता है हर एक फंक्शन के लिए। हम सेम फंक्शन में उसे फिर से कॉल कर देते हैं तो हमारी कोड रीयूज कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फीचर एक्सटेंसिबल। अब यहाँ पे एक्सटेंसिबल का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे पास मेमोरी कार्ड रहते हैं मोबाइल में और उसमें लिखा रहता है कि 64 GB मेमोरी कार्ड एक्सटेंडेड टू 128 GB या एक्सटेंडेड टू 512 GB। तो ये वर्ड का मतलब क्या होता है कि हम इसके थ्रू हमारे जो मेमोरी कार्ड है उसको एक्सटेंड लेवल हमारे पास लिखा हुआ है जो 512 तक हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। वैसे ही हमारी जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको भी हम, इसके फीचर्स को भी, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है जो हमने अभी लास्ट वीडियो में समझा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारा जो वर्ड है, इसका मतलब हमने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन ऑफ C++ में समझा था। उस टाइम पर मैंने आपको ये बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में सभी कुछ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है।
यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है, इनकैप्सुलेशन परफॉर्म होता है, पॉलीमॉर्फिज्म परफॉर्म होता है, इनहेरिटेंस परफॉर्म होता है। हमारे पास क्लास रहती हैं, ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। एक क्लास के सेवरल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट की सेवरल क्लास नहीं हो सकती हैं। ये सब हमने समझा था हमारे फर्स्ट लेक्चर में सी प्लस प्लस के। लेकिन इसमें हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती है, क्योंकि ये सी का सुपरसेट है और सी होती है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हमारा जो अप्रोच रहता है वो हमारा टॉप डाउन अप्रोच होता है। ये क्योंकि सी के कुछ फीचर्स अपने पास रखता है सी प्लस प्लस, हमने वीडियो की स्टार्टिंग ही इस बात से करी थी कि सी प्लस प्लस इज द सुपर सेट ऑफ सी, तो इसी कारण ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं हो पाती है। लेकिन जो इसके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल क्लास है, एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, क्लास है, हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो हमारे पास कुछ फीचर्स हैं उसके कारण हमारा डेवलपमेंट ईजी हो पाता है और हमारा मेंटेनेंस भी प्रोग्राम का ईजी हो पाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर है वो है कंपाइलर बेस्ड। अभी कंपाइलर बेस्ड का मतलब क्या होता है कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम को हम कंपाइल नहीं कर सकते हैं विदाउट अ कंपाइलर। हम यहाँ पे इंटरप्रेटर का यूज नहीं करते हैं, हम यहाँ पर कंपाइलर का यूज करते हैं। और कंपाइलर एक हमें ऑब्जेक्ट फाइल निकाल के देती है और उस ऑब्जेक्ट फाइल को हम मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं और इस प्रोसेस को हम कंपाइलर बेस्ड प्रोसेस बोलते हैं। अगर इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोसेस होती तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दूसरी लैंग्वेजेस हैं, पाइथन है जो इंटरप्रेटर बेस्ड होती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, जो फीचर है हमारा रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हम एक फंक्शन जो अलग से बनाते हैं, जैसे सी में भी बनाते थे, उसे हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास जो हमने रिकर्शन पॉइंट पढ़ा उसमें भी हम रीयूजेबिलिटी का ही यूज करते हैं फंक्शंस के थ्रू। और यहां पर जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं उसका पीछे फंक्शनैलिटी रिकर्शन या अलग अलग फंक्शंस के मॉड्यूल्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके काम करने को हम रीयूजेबिलिटी फीचर बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट रहता है इसका ANSI, दैट मीन्स अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ, इससे हमारा जो C प्लस प्लस है वो क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड है। जैसे हमारा C स्टैंडर्डाइज था वैसे ही हमारा C प्लस प्लस भी ANSI से स्टैंडर्डाइज है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है सी प्लस प्लस से रिलेटेड कि इसमें हमारे पास एरर्स ढूंढना काफी इजी होता है। अब वो एरर्स डिटेक्शन इजी क्यों है, क्योंकि हम यहां पर यूज कर रहे हैं कंपाइलर्स को। क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, कंपाइलर्स को, तो कंपाइलर हमें एग्जैक्ट लोकेशन पे जहां पर एरर है वहां पे पहुंचाता है और हम उसे इजीली रेक्टिफाइड कर सकते हैं। इसी कारण हम यहाँ पे एरर इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। एक और फीचर है हमारे पास सी प्लस प्लस में जो सी में नहीं रहता है, वो होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। अभी हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग वर्ड क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार, किसी भी वजह, पहले तो हम एक्सेप्शन का मतलब समझते हैं, किसी भी प्रकार से, किसी भी वजह से हमारा जो प्रोग्राम है उसका अनवांटेड टर्मिनेशन हो। अनवांटेड टर्मिनेशन मतलब हम जहां नहीं चाहते थे कि वो प्रोग्राम रुके पर वो रुक गया, तो वो कहलाते हैं एक्सेप्शंस की वजह से। अब हमारे पास एक्सेप्शंस केस किस तरीके से हो गए, फॉर एग्जांपल हमारे पास इसके टाइप्स रहते हैं, अर्थमेटिक एक्सेप्शंस होते हैं, फिर हमारे पास होते हैं इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस होते हैं। अर्थमेटिक एक्सेप्शंस किस तरीके से हो सकते हैं, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करें तो हमारा जो कंपाइलर है वो एरर थ्रो करेगा और हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा। तो हम यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू ट्राई एंड कैच, जिसका एक एग्जांपल होता है, ट्राई एंड कैच के थ्रू हम यहाँ पर पता कर सकते हैं कि हमारा जो किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक लाइन पे, किसी भी एक स्टेटमेंट पर जो एरर आ रहा है उसको हम हैंडल किस तरीके से करें। तो ये फीचर हमारा जो होता है सी प्लस प्लस का, ये सी में नहीं होता है। इसके अलावा जो हमारे पास पॉइंट रहता है मेन, जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है सी प्लस प्लस का, वो है हमारा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग,
मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि हम हमारे, पहली बात तो हम मॉड्यूल रियल लाइफ प्रोग्राम्स की बात करें तो हमारी जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे पास रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे हमको एक स्टूडेंट का डेटा बनाना है तो वो स्टूडेंट सही में एग्जिस्ट करता है, तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम C++ के थ्रू, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सॉल्व कर पाते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम अलग अलग क्लासेस के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना पाते हैं, अलग अलग फंक्शंस बना पाते हैं, उन्हें हम कंबाइन कर पाते हैं। तो इसके थ्रू हमारा जो C++ होता है उसका प्रोग्राम बनाना काफी ईजी हो जाता है। सिंपल के साथ में हम यहाँ पे स्मॉल भी लिख सकते हैं एज कंपैरिजन सी। तो C++ स्मॉल नहीं है, बट यूजुअली C++ के जो कीवर्ड्स हैं, जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, वो काफी इजी हैं याद करना, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड से काफी मिले जुले होते हैं। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अब हम समझते हैं कि इन फीचर्स में हमारा C++ से किस तरीके से अलग होता है। सबसे पहला पॉइंट है, हमारा जो सी लैंग्वेज होता है वो प्रोसीजरल स्टाइल प्रोग्रामिंग होता है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड होता है। दैट मीन्स एक एक स्टेटमेंट को रीड करता है, उसे उससे पहले नहीं पता होता है कि वहां पर आगे क्या डिक्लेरेशन हो रहा है या क्या डेफिनेशन हो रहा है, टॉप डाउन अप्रोच होता है। लेकिन अगर वही हम C++ की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है और साथ में प्रोसीजरल भी होता है। दैट मीन्स इसके पास कुछ फीचर्स प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी होते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी होते हैं। ये बॉटम अप अप्रोच लगाता है हमारे प्रोग्राम को रीड करने के लिए। इसमें इसी कारण आप एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाएंगे कि सी में हमें क्या करना पड़ता था, वेरिएबल का डिक्लेरेशन सबसे पहले करना पड़ता था मेन फंक्शन में, बट C++ में ऐसा कोई रूल नहीं है। आप जब उस वेरिएबल को यूज करने वाले हैं उससे पहले आपको उसका डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। बाकी आप प्रोग्राम में कहीं भी कर सकते हैं, आपको सी में सबसे पहले करना पड़ता था डिक्लेरेशन, उसके बाद आप कहीं भी यूज कर रहे हो, उसे भले ही लास्ट में प्रोग्राम के यूज कर रहे हो, किसी और फंक्शन में यूज कर रहे हो, लेकिन डिक्लेरेशन पहले करना पड़ता था। लेकिन वहीं हम C++ में जहां हम यूज करने वाले हैं उससे पहले उसे डिक्लेयर करना जरूरी है। दैट मीन्स यहां पर उसने हमें प्रोसीजरल ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों के फीचर शो कर दिए। अब जो हमारा सी में डेटा होता है वो थोड़ा लेस सिक्योर होता है, क्योंकि यहां पर हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स नहीं होते हैं, लेकिन C++ में हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, इसलिए हमारा जो यहाँ पे डेटा होता है वो ज्यादा सिक्योर होता है। C++ फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्ट करता है बट सी सपोर्ट नहीं करता है। अब ये फंक्शन ओवरलोडिंग क्या हुआ, हमने फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन बनाया सम नाम का विथ 2 पैरामीटर्स। अब हम यहां पर हमारे एक प्रोग्राम में दूसरा कोई फंक्शन इन सी हम नहीं बना सकते हैं सम नाम का, लेकिन अगर हमने C++ यूज करते तो हम यहां पर सम नाम का एक और फंक्शन बना सकते हैं विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। दैट मीन्स अगर एक हमारा a है इंटीजर टाइप का तो दूसरा पैरामीटर फ्लोट भी हो गया। तो ये भी हम आगे जाके हमारे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा जो पूरा कोर्स है उसमें हम पढ़ेंगे कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग आखिर होता क्या है। इसके बाद C यूज करता है हमारे C स्ट्रक्चर्स के साथ में, फंक्शंस यूज नहीं कर पाता है इजीली, लेकिन C++ फंक्शंस यूज कर पाता है स्ट्रक्चर के साथ में। C के पास रेफरेंस वेरिएबल्स को सपोर्ट नहीं करता है, हमें पॉइंटर्स के थ्रू करना पड़ता है। C++ यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल्स को सपोर्ट करता है। अब अगर हम बात करें सी के अंदर, तो हम सी के अंदर इनपुट और आउटपुट लेने के लिए किन फंक्शंस का यूज करते थे, printf और scanf, राइट। वहीं पर ये दोनों क्या होते थे, हमारे इनबिल्ट फंक्शंस होते थे जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, हमारी stdio.h हेडर फाइल से बिलोंग करते थे। लेकिन वही हम C++ की बात करें तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं जो कि होते हैं cout और cin, जो कि बिलोंग करते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम से। तो यही हमारा एक बेसिक डिफरेंस दिख गया कि सी सपोर्ट्स फंक्शंस एंड हियर वी आर यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, फाइन। उसके बाद हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग सी में अलाउड नहीं है लेकिन C++ में अलाउड है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का भी हमारा एक सेपरेट वीडियो होगा और हम उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करेंगे। उसके बाद हमारे पास सी इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन C++ इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। सी हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी सपोर्ट नहीं करता, इसलिए इजी हमारा जो एरर्स होते हैं उन्हें हम हैंडल नहीं कर पाते हैं।
इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग सी में, लेकिन सी प्लस प्लस में ट्राई एंड कैच ब्लॉक के कारण हम यहाँ पर इजीली एक्सेप्शनल हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं सी और सी प्लस प्लस में।